हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस। जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आधी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी टॉपिक के ऊपर बेस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट। एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, एक्वस फॉर्म में लेते हैं या फिर मोल्टन फॉर्म में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, जो अपरेटस यूज होता है फॉर इलेक्ट्रोलिसिस वो होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया, सेल दो तरह की होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या काम है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं और फिर केमिकल रिएक्शन होती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, किस तरह का अपरेटस होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस तरह से सेटअप होती है? इसमें एक हम ग्लास वेसल लेते हैं। ठीक है, ये ग्लास वेसल है। ग्लास वेसल में हम अपना इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में। दो मेटल की रोड्स लेते हैं और उन्हें कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। ठीक है, एक पूरा सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, उन्हें बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है रोड, उसको बोलते हैं हम एनोड। इन मेटल रोड्स को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये जो मेटल रोड्स हैं इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोड्स क्या है? दो तरह से है। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको बोलते हैं एनोड। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको बोलते हैं एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको बोलते हैं कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको बोलते हैं कैथोड। तो ये इतना हो गया हमारा, ये पूरा अपरेटस है। ठीक है, इसमें पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऐसे फ्लो करने लगता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म के बेसिस पे ये वर्क करता है, कैसे काम करती है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो, हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है कोई भी, मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में। ठीक है, एक्वस फॉर्म है उसकी या फिर मोल्टन फॉर्म है, मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में। तो क्या होता है, एक्वस या मोल्टन फॉर्म में कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, डिसोसिएट हो जाता है इनटू आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हमने इसमें मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में अपना इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो पॉजिटिव आयन है ये कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कैथोड क्या है? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे, जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव आयन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स कैथोड, इसलिए इनको बोलते हैं कटायंस। कटायंस, ठीक है, कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, इनको बोलते हैं कटायंस। और जो नेगेटिव आयंस होंगे, नेगेटिव आयन दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। नेगेटिव आयन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ मूव करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अनायंस। यानी पॉजिटिव चार्ज आयंस को कहेंगे कटायंस और नेगेटिव चार्ज आयन को कहेंगे अनायंस। तो जब ये इन इलेक्ट्रोड पे पहुंचते हैं, ऑन रीचिंग एट इलेक्ट्रोड्स, जो आयंस है वो अपना चार्ज लूज कर देते हैं, लूज देयर चार्ज, यानी डिस्चार्ज हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन अपना पॉजिटिव चार्ज लूज कर देते हैं, नेगेटिव आयन अपना नेगेटिव चार्ज लूज कर देते हैं और न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। चार्ज लूज करके वो न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? जो कटायंस है वो क्या करते हैं? कटायन है तो वो पॉजिटिव चार्ज है, कटायन का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेंगे? दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे एट कैथोड, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और मतलब इनका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल स्पीसीज बन जाएंगे, इनका हो जाता है रिडक्शन। कैथोड का रिडक्शन हो जाता है, कटायंस का रिडक्शन हो जाता है कहाँ पे? कैथोड पे।
आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। और जो अनायंस होते हैं, अनायंस यानी नेगेटिव चार्ज, वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज है, दे लूज इलेक्ट्रॉन एट एनोड, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड पे होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन। एनोड एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ये इससे याद रख सकते हैं कि ये वोवल है दोनों, ए ई आई ओ यू ये वोवल होते हैं, तो ए भी वोवल है, ओ भी एक वोवल है। तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और ये दोनों कॉन्सोनेंट है, कैथोड पे होगा रिडक्शन, इस तरह से। ठीक है, जब ये आयंस है, आयंस है, ये न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यूट्रल स्पीसीज में जब कन्वर्ट होते हैं तो इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। कन्वर्जन ऑफ आयंस इनटू न्यूट्रल स्पीसीज, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। या न्यूट्रल स्पीसीज अगर हमारी स्टेबल होती है तो इसी फॉर्म में रहता है, न्यूट्रल स्पीसीज की फॉर्म में रहता है सब्सटेंस। लेकिन अगर न्यूट्रल स्पीसीज हमारी स्टेबल नहीं है, मतलब कि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल, इफ इट इज अनस्टेबल, तो क्या है, इसमें एक सेकेंडरी चेंज हो जाता है, सेकेंडरी चेंज होता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ये हमारा मैकेनिज्म है पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का। किस तरह से कि हमने ग्लास वेसल ली, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया मोल्टन या फिर एक्वस फॉर्म में, तो मोल्टन या एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस की फॉर्म में। तो जब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। कैथोड क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो कटायंस है वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्योंकि कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं इसलिए उनको कटायंस बोलते हैं। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज है वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, उनको अनायंस बोल देते हैं। जब वो इलेक्ट्रोड पे पहुंचते हैं आयंस, तो वो अपना चार्ज लूज कर देते हैं और न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कटायन तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं यानी उनका रिडक्शन हो जाता है, और अनायन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं यानी उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जब ये आयंस न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट होते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। अगर ये न्यूट्रल स्पीसीज स्टेबल है तो वो उसमें कोई फर्दर चेंज नहीं होता, लेकिन अगर न्यूट्रल स्पीसीज अनस्टेबल है तो उसमें एक सेकेंडरी चेंज होगा और हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म। अब देखो, जो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइट है उसी का, इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्वस फॉर्म में लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस फॉर्म में लेते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट का तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन होता ही है, इसका पॉजिटिव आयन भी होगा, इसका नेगेटिव आयन भी होगा। लेकिन साथ ही में क्योंकि एक्वस फॉर्म है, एक्वस फॉर्म है तो क्या है, वाटर है, तो वाटर का भी H प्लस और OH माइनस, क्योंकि वाटर भी वीकली आयनाइज हो सकता है, हो जाता है। तो दो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जब हम एक्वस फॉर्म लेते हैं तो दो पॉजिटिव आयंस होते हैं और दो नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, तो इस केस में तो दो ही आयंस थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस केस में चार आयंस हो जाते हैं, दो पॉजिटिव आयन और दो नेगेटिव आयंस। तो अब इनमें से कौन सा डिस्चार्ज होगा, दो पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव में से कौन सा आयन का डिस्चार्ज होगा, तो ये डिपेंड करता है, discharge of ion depends on ये डिपेंड करता है सबसे पहला तो their relative discharge potential, their relative discharge potential। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जल्दी डिस्चार्ज होगा, यानी वो पहले डिस्चार्ज होगा। जैसे हम आयन ही लेते हैं, एक क्लोराइड आयन है, एक हाइड्रोक्साइड आयन है, एक सल्फेट आयन है। ठीक है, तो इनका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो सबसे कम होता है क्लोराइड आयन का, फिर हाइड्रोक्सल आयन का, और फिर होता है सल्फेट आयन का। तो अगर हमारे ये दो आयंस प्रेजेंट है, ये दो अनायंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ये इन दोनों में से कोई प्रेजेंट है तो हाइड्रोक्सल आयन है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। यानी जिसका रिलेटिव डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा उसका
पहले मतलब वो पहले डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कटाइंस की बात करें तो हमारे पास है H+ कटाइन है और कॉपर 2+ है, Na+ है। तो इनमें जो सबसे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो होता है कॉपर 2+ का। अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट है तो जो कॉपर है वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है, उसका रिडक्शन पहले होगा। कॉपर होता है H+ और Na+। तो इनका कोई वो नहीं है, ये याद ही करना पड़ेगा कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। तो अगर उनमें से दो आयंस हमारे पास प्रेजेंट है तो हम देख के बता सकते हैं कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, यानी वो पहले न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट होगा। एक तो उनके डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, दूसरा करता है मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोड का मटेरियल कैसा है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे एग्जांपल की हेल्प से। एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl की। उसका इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन यानी पिघला हुआ मोल्टन NaCl, या फिर इसको फ्यूज्ड NaCl भी बोलते हैं। और इधर हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, दोनों में फर्क होता है, दोनों में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो भी डिफरेंट होता है, मोल्टन और एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl। तो मोल्टन फॉर्म ऑफ NaCl लेते हैं सबसे पहले। देखो NaCl है, मोल्टन फॉर्म में है यानी लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में है तो क्या है कि ये आयनाइज हो जाएगा Na+ लिक्विड और क्लोराइड माइनस लिक्विड, ठीक है। हमने NaCl लिया इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन फॉर्म में है तो Na+ लिक्विड और क्लोराइड आयन लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो क्या होगा, जो Na+ है वो कहाँ जाएगा, Na+ कैथोड पे जाएगा, कटायन है कैथोड पे जाएगा, और क्लोराइड माइनस एनोड पे जाएगा, अनायन है ये एनोड पे जाएगा। कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड पे क्या होगा कि Na+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल स्पीसीज बना देगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्या होगा इसका रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिडक्शन। इसको कहेंगे प्राइमरी चेंज। आयंस का न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट होना, इसको बोलेंगे प्राइमरी चेंज। अब Na है वो इसी तरह स्टेबल है तो ये आगे किसी और सेकेंडरी चेंज इसमें नहीं होगा। ये हो गया कैथोड की रिएक्शन। और एनोड पे क्या होगा, एट एनोड पे जो क्लोराइड आयन है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। देखो लेकिन क्लोराइड है वो इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, ये इसमें इसका प्राइमरी चेंज है, ऐसे स्टेबल नहीं होता क्लोराइड आयन। तो ये क्या करता है, दो क्लोरीन मिलके इस तरह से क्लोरीन गैस बना देते हैं, ठीक है। ये क्लोराइड आयन है, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो ये इसके ऊपर हमने ये क्यों लिया कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसमें ये इस तरह से इसके ऊपर फ्री रेडिकल क्यों बनाया है। हम एक इस बात से समझते हैं कि अगर हमारा कोई इस तरह का कंपाउंड है AA, ठीक है, तो इनके बीच में बॉन्ड है तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। तो दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसमें क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। यानी जब ये टूटता है बॉन्ड तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है। लेकिन अगर ये ही बॉन्ड इस तरह का हो, AB तरह का, यानी एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक उसके कंपैरिजन में कम होगा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अपने पास ले जाता है, यानी उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव, और जिसके पास कुछ भी नहीं रहा उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर मतलब दो इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये एक फ्री रेडिकल बच जाता है, ये एक फ्री रेडिकल बच गया। तो ऐसे दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल मिलके ऐसे क्लोराइड आयन बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनोड की रिएक्शन, ये इसको बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। यानी क्या हुआ है, ओवरऑल हमारी रिएक्शन लिखे तो NaCl कन्वर्ट हुआ है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, लिक्विड फॉर्म में था ये, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस Na लिक्विड
एंड क्लोरीन गैस। बैलेंस कर लेते हैं। जो Na है ये कहाँ पे लिबरेट हुआ है, कैथोड पे, और एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है। तो ये तो होता है जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, जब NaCl को मोल्टन फॉर्म में लेते हैं। अब हम करते हैं कि अगर हम NaCl को ले लिक्विड एक्वस फॉर्म में, यानी वाटर में उसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तब क्या होगा, NaCl है एक्वस फॉर्म में, तो ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा Na प्लस एक्वस एंड क्लोराइड माइनस एक्वस। लेकिन साथ ही ये तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, लेकिन वाटर है वो भी वीकली आयनाइज होता है, तो हम इसका ऐसे इक्विलिब्रियम का साइन लगा के लिखते हैं, H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। तो हमारे पास क्या हो गया, दो पॉजिटिव आयन है, दो नेगेटिव आयन है। तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा कि Na प्लस H माइनस, Na प्लस और H प्लस ये कर जाएंगे कैथोड की तरफ, Na प्लस H प्लस दोनों कटाइन है, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और क्लोरीन माइनस और OH माइनस ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड क्या है हमारे पास, Na प्लस है, H प्लस है, दोनों पहुंच गए कैथोड पे। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब कि जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो H प्लस का कम होता है और Na प्लस का ज़्यादा होता है। तो क्या हो गया, H प्लस है वो उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, H प्लस है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा H में। ये प्राइमरी चेंज, लेकिन ये ऐसे स्टेबल नहीं होता, तो क्या हो गया, दो H मिलके ऐसे हाइड्रोजन गैस बना देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी चेंज। तो कैथोड पे क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने लगती है। एट एनोड पे क्या होगा, हमारे पास दो अनायन है, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्लोरीन का कम होता है, हाइड्रोक्सिल का ज़्यादा होता है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, सेकेंडरी चेंज भी आएगा और ऐसे क्लोरीन गैस हमें मिल जाएगी। ये हो गया सेकेंडरी चेंज, ये हो गया प्राइमरी चेंज। ठीक है, तो यानी क्या हुआ है, इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है कैथोड पे और क्लोरीन गैस लिबरेट हुई है एनोड पे। तो दोनों का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। इसमें कैथोड पे हमें सोडियम मिल रहा था, इसमें कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिली है। ठीक है, एनोड वाला तो सेम है। तो ऐसे अगर एक का मोल्टन फॉर्म ले, एक्वस फॉर्म ले, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट आते हैं। तो एक्वस फॉर्म लेंगे तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो देखो, ये तो लिबरेट हो गया, हाइड्रोजन लिबरेट हो गया, क्लोरीन लिबरेट हो गया, और हमें सॉल्यूशन में NaOH मिलता है। NaOH है वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है। ये दोनों गैसेस लिबरेट होती है कैथोड और एनोड पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है। तो ये तो हो गया कि अगर हम मोल्टन ले और एक्वस सॉल्यूशन ले तो क्या फर्क होता है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड का क्या फर्क पड़ता है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड का क्या फर्क पड़ता है। तो उसके लिए एग्जाम्पल करते हैं। एक लेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper sulfate using inert electrode यानी जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, इनर्ट रहे, मतलब जो सॉल्यूशन है उसके साथ, इलेक्ट्रोलाइट उसके साथ रिएक्ट ना करे। इसके एग्जांपल है प्लेटिनम और ग्रेफाइट। ये जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो इनर्ट होती है। और सेकंड लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper sulfate using copper electrode। दोनों की स्टडी करते हैं कि किस तरह से दोनों में इलेक्ट्रोलिसिस होगा।
अगर हम देखें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो देखो एक्वस है, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट क्या होगा, एक्वस फॉर्म में है, तो ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, कॉपर 2+ एक्वस एंड सल्फेट आयन एक्वस, इस तरह से। और एक्वस फॉर्म है तो वाटर भी है, तो वाटर भी वीकली आयनाइज हो जाता है, H+ एक्वस एंड OH- एक्वस। तो अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो दो कटायन है, दो अनायन है, कॉपर 2+ और H+, ये कैथोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कैथोड, एंड सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे जो देखेंगे तो देखो दो कटायंस है, तो दोनों में देखेंगे जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है इनका, डिस्चार्ज होने के लिए जितना मतलब जो टेंडेंसी होती है, वो कॉपर 2+ की डिस्चार्ज पोटेंशियल है, वो कॉपर 2+ का कम होता है, H+ का ज्यादा होता है। तो जिसका कम होता है वो पहले डिस्चार्ज हो जाता है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो पहले डिस्चार्ज हो जाता है। तो क्या होगा, इसमें कॉपर 2+ है, कैथोड पे कॉपर 2+ का रिडक्शन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो हमने इलेक्ट्रोड लिए, मान लो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली है, तो उस प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होना शुरू हो जाएगा कॉपर, क्या हो गया इसका रिडक्शन। ये तो होगी कैथोड की रिएक्शन। अगर हम एनोड की बात करें, एट एनोड, अब हमारे पास दो अनायंस हैं, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, तो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो OH का कम होता है, हाइड्रोक्सिल आयन है इसका कम होता है, और इसका सल्फेट आयन का ज्यादा होता है। तो यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा एट एनोड, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रोड। तो ये तो हो गया प्राइमरी चेंज। अभी ऐसे स्टेबल नहीं होगा, जो ऐसे 4 OH मिलेंगे, वो 4 OH मिलके वाटर और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये हो गया हमारा सेकेंडरी चेंज। यानी हमें हमारे एनोड पे क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी, एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी। इसमें क्या हुआ है, कॉपर डिपॉजिट हुआ है ऑन कैथोड, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हुआ है, एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई है ऑन एनोड। तो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, इस तरह से। और देखो ये भी लिबरेट हो गया, ये भी लिबरेट हो गया, तो सॉल्यूशन में क्या बचता है, सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड बचता है इन सॉल्यूशन फॉर्म, इस तरह से। तो ये तो हो गया कि अगर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड ली तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगर कॉपर सल्फेट की, एक्वस कॉपर सल्फेट है लेकिन कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो शुरू में तो यही होगा कि कॉपर सल्फेट है, एक्वस फॉर्म में है, तो ये कॉपर 2+ एक्वस एंड सल्फेट आयन एक्वस, ऐसे आयनाइज हो गया, कंप्लीटली हो जाता है, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। और वाटर है वो पार्शली आयनाइज होता है H+ एक्वस एंड OH- एक्वस में। तो अब भी हमारे पास दो कटायन है, दो अनायन है, कटायन है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, अनायन है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे तो वही है कि कॉपर 2+ है और H+ है, तो कॉपर 2+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका रिडक्शन हो जाएगा एट कैथोड, कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा। ये तो हो गया कैथोड की रिएक्शन। अब क्या होगा एट एनोड, एनोड पे हाइड्रोक्सिल आयन है और सल्फेट आयन है। तो देखो होना तो ये चाहिए कि इसमें क्या हो गया था कि इसका रिडक्शन हो गया था, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन हो गया था। इसमें क्या होता है, एनोड पे ना इसका ऑक्सीडेशन होता है ना इसका ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि जो हमारी एनोड है, कैथोड है एनोड है, वो किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है, कॉपर मेटल यूज कर रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो क्या होता है कि कॉपर है वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इन दोनों के कंपेरिजन में कॉपर इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज इजिली as compared to hydroxyl ion and sulfate ion।
तो क्या होगा कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है वो उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, इलेक्ट्रोड है, तो ये क्या हो जाता है, कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है एट एनोड। तो ये होता है हमारा जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हुआ है, प्रोडक्ट क्या हुआ है कुल मिला के, तो कॉपर है वो तो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, कॉपर इज डिपॉजिट सॉलिड फॉर्म में, डिपॉजिट एट कैथोड फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो गया ये इस रिएक्शन में, एंड और दूसरा क्या हुआ है, एंड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम एनोड dissolve into solution to form कॉपर आयन। देखो कॉपर डिपॉजिट भी हो गया सॉल्यूशन से, कॉपर 2+ है वो आयनिक फॉर्म से न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया, कैथोड पे डिपॉजिट हो गया, और एनोड का जो कॉपर है वो डिसॉल्व होने लग जाता है कॉपर 2+ की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर। तो इस प्रोसेस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अगर किसी मेटल के ऊपर प्लेटिंग करनी हो, ठीक है, मतलब कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं ना प्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फिनोमिना को यूज करके, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इनमें वाइडली यूज होती है ये वाली एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि हम एक इम्प्योर मेटल लेते हैं, एक इम्प्योर मेटल लेते हैं, मेटल की प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे, एक इम्प्योर मेटल लेते हैं, कैसे, एनोड की फॉर्म में। एनोड में जो एनोड ली है वो एक इम्प्योर मेटल लेते हैं। इम्प्योर मेटल का मतलब क्या है कि उसमें और भी, मान लो कॉपर की इलेक्ट्रोड है तो कॉपर ना होगा, उसमें और भी चीज मिक्स होती है, और भी मेटल का मिश्रण होता है। तो इम्प्योर मेटल ली एनोड फॉर्म में, वो क्या होगी, एनोड है तो वो डिसॉल्व होना शुरू होगी, उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा, और उससे हमें प्योर मेटल मिलने शुरू हो जाएगी। प्योर मेटल है वो कैथोड पे डिपॉजिट होती जाएगी, प्योर मेटल है वो कैथोड पे डिपॉजिट होती जाएगी। तो इस तरह मेटल की प्योरिफिकेशन में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स, इनमें यूज करते हैं इस प्रोसेस को। अब इलेक्ट्रोलिसिस की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या एप्लीकेशंस है, बहुत वाइडली यूज होती है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो देख लेते हैं एक बार। आई होप अब तक जो कराया है वो आपको समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा मैकेनिज्म, ये जो एग्जांपल किया है ये भी समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस। तो ये वाइडली यूज होती है इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है वो वाइडली यूज होती है इंडस्ट्रीज में। किन किन में, एक तो यूज होती है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O। जब हम H2O की एसिडिफाइड फॉर्म लेते हैं, यानी H2O में थोड़ा एसिड ऐड कर देते हैं, तो फिर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने लग जाती है, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होने लग जाती है। इस तरह से तो हम, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है। सेकंड क्या है, मेटल एक्सट्रैक्शन में भी इलेक्ट्रोलिसिस यूज होती है। मेटल एक्सट्रैक्शन में इलेक्ट्रोलिसिस यूज होती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम मेटल है, उनको उनके क्लोराइड से, यानी सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड फ्यूज्ड फॉर्म में, यानी मोल्टन फॉर्म में, इनसे हम सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी भी देखा भी था हमने जब मोल्टन फॉर्म ऑफ NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी कर रहे थे कि कैथोड पे Na डिपॉजिट होता चला गया था। तो यानी मोल्टन NaCl और KCl से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनमें भी इलेक्ट्रोलिसिस यूज होती है। इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट यूज करके हम मेटल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। थर्ड वन है कि प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस,
तो हमने NaCl वाले में देखा था, NaCl में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही थी ना। NaCl से मोल्टन फॉर्म ले लो चाहे एक्वस फॉर्म लो, मोल्टन फॉर्म लो चाहे एक्वस फॉर्म लो, दोनों में ही क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही थी एनोड पे। तो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, ये इलेक्ट्रोलिसिस से, तो फिर जो क्लोरीन गैस है वो यूज होती है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में फिर वो क्लोरीन गैस यूज होती है, और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन में भी यूज होती है इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट। थर्ड है मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी वाटर। मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर क्या होता है? D2O। D2 क्या है? ये ड्यूटीरियम यानी H12 ये। तो हैवी वाटर की मैन्युफैक्चर में भी इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और लास्ट वन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी मेटल की प्योरिफिकेशन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।